क्वेश्चन इज मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन। बच्चों आपको याद करा दो, कंडक्टिविटी को हम बोलते हैं कप्पा, जिसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहा जाता है। कंडक्टिविटी उसका फॉर्मूला है K इज इक्वल टू कप्पा इज इक्वल टू गप्पा इंटू L बाय A, बराबर। हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था कप्पा इज इक्वल टू गप्पा इंटू L बाय A, K फॉर कंडक्टिविटी, G फॉर कंडक्टेंस एंड L बाय A वो है लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। बच्चों ये L बाय A उसे कहते हैं सेल कांस्टेंट। कंडक्टिविटी सेल के कांस्टेंट को कहेंगे सेल कांस्टेंट। ओके, सो हियर वी गो, फॉर्मूला है कप्पा इज इक्वल टू गप्पा। सेल कांस्टेंट की वैल्यू को बच्चों जी स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जी स्टार। तो कप्पा का फॉर्मूला होगा, क्या होगा? G इंटू जी स्टार। लेकिन आप आगे पढ़े हो G इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू जी स्टार। ओके, K इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू जी स्टार। ओके, तो यहाँ हमारा प्रश्न शुरू होता है कि कोई भी सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करते हैं। तो आपको फॉर्मूला देख के ही पता चल जाएगा कि आपको पहले रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। व्हाट यू हैव टू फाइंड? रेजिस्टेंस। फिर सेल कांस्टेंट फाइंड करना होगा, और ये दोनों फाइंड करोगे फिर आपको किसी भी सॉल्यूशन का कटप्पा मतलब कप्पा मिलेगा। ओके, so to find out the conductivity we have to measure resistance of solution and G star, जिसे सेल कांस्टेंट कहते हैं, वो हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम फोकस करेंगे रेजिस्टेंस पे। ओके, किसी भी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो चलो ट्राई करते हैं कैसे फाइंड करेंगे। फिजिक्स में आप ऐसा बोलते हो कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस R फाइंड करना हो, सो वी आर टेकिंग व्हिटस्टोन ब्रिज। साइंटिस्ट के नाम से बना है व्हिटस्टोन ब्रिज। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है, वी नो दैट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस कैन बी परफॉर्म ऑन अ व्हिटस्टोन ब्रिज। आप व्हिटस्टोन ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो। ओके, लेकिन जब हम आयनिक सॉल्यूशन का, याद रखो, जब हम आयनिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस फाइंड करने जाते हैं तो हमें दो प्रॉब्लम होगी। When we want to find the resistance of ionic solution, we have two problems. Okay, सबसे पहली प्रॉब्लम ये है, देखो मैं सॉल्यूशन समझाता हूं। ओके, आपको दिख रहा होगा, अगर आप आयोनिक सॉल्यूशन में डायरेक्ट, याद रखो, आयोनिक सॉल्यूशन का डायरेक्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो तो दिक्कत ये है कि सॉल्यूशन, उसमें से आपको डीसी करंट पास करना पड़ेगा। आपको पता है व्हिटस्टोन ब्रिज में डीसी वोल्टेज होता है। तो अगर मैं ऐसे सॉल्यूशन में से डीसी वोल्टेज पास करूं, सो सॉल्यूशन अंडरगोज इलेक्ट्रोलिसिस। सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस, और उसका कंस्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा। बराबर। पहला प्रॉब्लम ये है कि व्हिटस्टोन ब्रिज में से डीसी वोल्टेज पास किया जाता है। अगर कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डीसी वोल्टेज पास करोगे तो उसका केमिकल स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। कैसे? मैं समझाता हूं। देखो, सपोज मेरे पास ये सॉल्यूशन है, बराबर। ओके, इस सॉल्यूशन में मैंने सोडियम क्लोराइड का एक्वायस सॉल्यूशन लिया।
लेकिन अगर मैं इसमें से डीसी वोल्टेज पास करूं तो NaCl जो Na प्लस और Cl माइनस ऑक्यूपाई करता है उस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा और इलेक्ट्रोलिसिस से सॉल्यूशन में बन जाएगा कुछ मात्रा में NaOH। तो बच्चों होता क्या है, सॉल्यूशन हमने लिया, डीसी वोल्टेज पास करना पड़ेगा ना। अगर पास करोगे तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होने से सॉल्यूशन में क्या बनने वाला है, NaOH, जो आप 2 लेक्चर के बाद पढ़ोगे कैसे NaOH बनता है। तो अब सोचिए, अगर डीसी वोल्टेज पास किया तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया। सॉल्यूशन में पहले से वाटर है, उसका H प्लस और OH माइनस आयन, फिर NaCl का Na प्लस और Cl माइनस आयन, और उसके साथ साथ NaOH का Na प्लस और OH माइनस आयन भी आ जाएगा। तो कंपोनेंट्स बढ़ गए, इसके साथ साथ प्योर सॉल्यूशन बचा नहीं। तो जो कोई भी रेजिस्टेंस हम व्हिटन ब्रिज से फाइंड करेंगे वो रॉन्ग आने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें NaCl के साथ साथ NaOH भी है, तो वहां पे आपको मिक्सिंग मिलेगा, मतलब कंबाइंड सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मिलेगा, प्योर NaCl का नहीं। तो पहला प्रश्न ये था कि इफ वी टेक आयोनिक सॉल्यूशन विद डीसी वोल्टेज, it undergoes electrolysis and that's why constitution changes। मीनिंग समझे आप? सिर्फ NaCl के आयन होने चाहिए, लेकिन NaOH के भी आ जाते हैं, जिससे प्योर रेजिस्टेंस मतलब करेक्ट रेजिस्टेंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो पहला प्रॉब्लम था डीसी नहीं चलेगा, उसका सॉल्यूशन साइंटिस्ट ने लाया। द फर्स्ट डिफिकल्टी इज रिजॉल्व्ड बाय यूजिंग ऑल्टरनेटिव करंट। फर्स्ट डिफिकल्टी को रिजॉल्व करना है तो ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स ऑफ पावर से आप रिजॉल्व कर सकते हो। ओके, पहली डिफिकल्टी रिजॉल्व करनी है तो भैया डीसी मत लो, एसी लो, चलेगा। तो ऑल्टरनेटिव करंट यूज करेंगे जिससे कंस्टिट्यूशन सॉल्यूशन का चेंज होगा नहीं। तो ये पहला प्रश्न था, जो हमने डीसी था उसको एसी में कन्वर्ट करके सॉल्व कर दिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न ये है कि a solution cannot be connected to the bridge like metallic wire or other solid conductor। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बीकर ले ले, उस बीकर में 2 वायर डाल दे एनोड कैथोड और सीधा ही हम व्हिटन ब्रिज से ज्वाइन कर ले। तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग फिजिबल नहीं है। उसका सॉल्यूशन ये है, द सेकंड प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय यूजिंग specially designed vessel called conductivity cell। specially designed vessel जिसको conductivity cell कहते हैं, उसी से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला प्रॉब्लम था डीसी वोल्टेज जिससे सच्चा रेजिस्टेंस नहीं मिलता था, तो एसी कर दिया। दूसरा प्रॉब्लम था कि भाई कैसे डायरेक्ट सॉल्यूशन को व्हिटन ब्रिज में लाए, तो उसके लिए साइंटिस्ट ने कंडक्टिविटी सेल बनाए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी सेल होते हैं, उनमें से 2 टाइप आपको यहाँ पे डायग्राम में दी है। ओके, चलो कंडक्टिविटी सेल में यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया जाता है फर्स्ट थिंग, और प्लेटिनम की प्लेट पर प्लेटिनाइज्ड पार्टिकल डिपॉजिट किए जाते हैं। लिखा है प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो बच्चों एक दूसरे से L डिस्टेंस पे, एक दूसरे से L डिस्टेंस पे प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं। प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम का मतलब है एक तो प्लेटिनम की प्लेट होगी, लेकिन वो सरफेस रफ नहीं है। रफ सरफेस होगी तो एड्सॉर्प्शन होगा ना, लेकिन ये सरफेस रफ नहीं होती। तो सरफेस को रफ बनाने के लिए प्लेटिनम के फाइन पार्टिकल्स को, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स को उस पर डिपॉजिट किया जाता है। सो फाइन पार्टिकल्स ऑफ प्लेटिनम इज डिपोजिटेड ऑन प्लेटिनम प्लेट। तो इसलिए लिखा है प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स आर टेकन विद द डिस्टेंस L।
Suppose the cross section area of conductivity cell is capital A. क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए लेना है और डिस्टेंस एल लेना है. इसमें दोनों एनोड और कैथोड को एक दूसरे से सेपरेट करके रखा जाता है और विस्टन ब्रिज से ज्वाइंट किया जाता है. सो इट इज ज्वाइंट टू विस्टन ब्रिज. ओके, तो देखो यहाँ पे दूसरी टाइप का वर्टिकल कंडक्टिविटी सेल दिया है, उसमें भी एल डिस्टेंस पे रखना है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए होना चाहिए और अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन रखा जाता है. तो दिस इज सेकंड प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन. कंडक्टिविटी सेल इज टेकन एज अ सॉल्यूशन. तो बच्चों हमें रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये सब मेहनत करनी पड़ रही है. सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस फाइंड करने में दो दिक्कतें थी. डीसी वोल्टेज रिप्लेस किया एसी ने, दूसरा कैसे डायरेक्ट कनेक्ट करें विस्टन ब्रिज से, तो उन्होंने बनाया कंडक्टिविटी सेल. अब हम रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे वो हम समझते हैं. स्टूडेंट्स, आपको पता है इसको कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज. ये जो विस्टन ब्रिज है वो आपने प्रैक्टिकल में भी और थियरीज में भी पढ़ा होगा. देखो यहाँ डिफरेंस क्या है, डायरेक्ट करंट की जगह पे ऑसिलेटर लिया है. ऑसिलेटर को लिखते हैं एसी करंट. तो सोर्स है एसी करंट जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 500, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 550 टू 5000. ओके, अंडरस्टूड. ऑल्टरनेटिव करंट की फ्रीक्वेंसी है 550 टू 5000 रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी. फिर यहाँ 4 रेजिस्टेंस लिए जाते हैं. देखो यहाँ पे मैंने लिया फिक्स्ड रेजिस्टेंस R4 जिसकी वैल्यू आपको पता है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस R3 उसकी वैल्यू भी आपको पता है. यहाँ पे आएगा रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस. आपको पता है ना, वो वेरिएबल होता है, पूरा ऐसा वायरिंग का, पूरा केबल का वायरिंग होता है, उसमें आप की को लेफ्ट या राइट साइड पर घुमाते रहते हो. तो वेरिएबल रेजिस्टेंस उसको R1 कहेंगे, उसको ऐसे शो किया जाता है. ओके, दिस इज कॉल्ड R1. और जिस कंडक्टिविटी सेल को आपको विस्टन ब्रिज में ज्वाइन करना है उसे यहाँ पे रखा गया है. तो आई थिंक फिजिक्स में डिटेल में आ गया है, फिर भी मैं आपको याद करा दूं. हम सेंटर में लेते हैं डिटेक्टर. जनरली आप डिटेक्टर में गैल्वेनोमीटर लेते हो फिजिक्स में, लेकिन गैल्वेनोमीटर तो डीसी वोल्टेज में ही काम में आएगा. तो यहाँ तो एसी वोल्टेज है, इसलिए गैल्वेनोमीटर नहीं यूज करेंगे. हम यूज करेंगे हेडफोन. हेडफोन या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर सकते हैं. तो P फॉर डिटेक्टर, जिसमें हेडफोन या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाना है. फिक्स्ड रेजिस्टेंस आएंगे R3 R4. R1 वेरिएबल है बैलेंसिंग के लिए, और ये है आपका कंडक्टिविटी सेल जिसका रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है. आपको पता होगा कि जब इन रेजिस्टेंस को लगा के R1 को आप मूव करोगे लेफ्ट या राइट साइड, तब एक टाइम ऐसा आएगा कि हेडफोन में आपको आवाज नहीं आएगी. अच्छा, उस टाइम पे मतलब ये हुआ कि दोनों के करंट, लेफ्ट टू राइट साइड एंड राइट टू लेफ्ट साइड, दोनों के करंट बैलेंस हो गए हैं. ओके, और दोनों के करंट बैलेंस हो गए तो आप समझ लो कि हमारा काम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट इज बैलेंस्ड. फिर फॉर्मूला लगाना है, लेफ्ट साइड वाले रेजिस्टेंस का रेशियो मतलब R2 अपॉन R4 इज इक्वल टू राइट साइड वाले रेजिस्टेंस का रेशियो आएगा R1 अपॉन R3. ठीक है. अच्छा, आप किसके पीछे पड़े हो मतलब आप क्या फाइंड करना चाहते हो, R2. तो बच्चों R2 को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओ. तो R2 इज इक्वल टू R4 ऊपर जाएगा, लिखेंगे R1 इंटू R4 अपॉन R3.
So this is called resistance R2. तो इतना हमने समझा टेक्निकली। उन लोगों को डायरेक्ट पता चल जाता है डायग्राम से कि R2 इज इक्वल टू R1 R4 बाय R3, R1 R4 बाय R3। कैसा है, समझ में आया ना? लेफ्ट साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो लो, राइट साइड रेशियो लो, दोनों सेम होते हैं, और फाइनली R2 आपको मिल जाएगा। तो जो मैंने समझाया वही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है। हेडफोन यूज करना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एसी पावर, ऑडियो फ्रीक्वेंसी लेनी है 550 टू 5000 साइकिल। ओके, तो इस मेथड से आप किसी भी अननोन सब्सटेंस का क्या फाइंड कर सकते हो? रेजिस्टेंस। ओके, तो हमने पहले फाइंड करने की मेथड खोजी जिसका नाम है रेजिस्टेंस। ओके, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। हमें करना क्या है बच्चों? हमें फाइंड करना है कंडक्टिविटी। चलो मैं एग्जांपल देता हूं। हमें एसिटिक एसिड के एक्वायर्ड सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, बराबर? तो एसिटिक एसिड के लिए कप्पा क्या होगा? कप्पा इज इक्वल टू, बोला था ना, 1/r इंटू जी स्टार। तो हमने r फाइंड करने की मेथड ऑब्टेन कर ली है। ओके, r फाइंड करने की मेथड ऑब्टेन कर ली। अब बात आती है सेल कांस्टेंट की। हमने जो कंडक्टिविटी सेल यूज किया उसके सेल कांस्टेंट की। आप जानते हो कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट, उसका फॉर्मूला है L/A। ओके, तो अब हम पीछे पढ़ेंगे सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल। चलो जी स्टार कैसे फाइंड करते हैं, लेट अस सी। आ जाइए यहाँ पे। ओके, लिखा है द क्वांटिटी L/A is called cell constant, denoted by symbol G star. It depends on the distance between the electrode and their area of cross section. आप जानते हो ना, जी स्टार जो है वो L और A पर डिपेंडेंट है। जी स्टार किस पे डिपेंड होता है? L और A पर। और सेल कांस्टेंट, ओके, उसकी वैल्यू L और A की वैल्यू पर फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जी स्टार अगर हमें फिजिकली फाइंड करना है, फिजिकली, तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फाइंड कर लो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का, जिसे क्या कहते हैं? L। और क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो, वो क्या होगा? A। तो L और A तो हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। जी स्टार ही चाहिए ना, फॉर्मूला क्या है? L/A। तो आप मेजर करके डिवाइड कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स, दिस मेथड इज नॉट फिजिबल एंड ऑथेंटिक। ये मेथड फिजिबल और ऑथेंटिक नहीं है। इसलिए लिखा है इट हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ इनवर्स। आपको पता है लेंथ का यूनिट मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो आएगा मीटर इनवर्स। ओके, तो it can be calculated, but if we know L and A, अगर आप L और A जानते हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लिखा है measurement of L and A is not only inconvenient but also unreliable। मतलब L और A का मेजरमेंट मापना मुश्किल ही नहीं है, लेकिन विश्वसनीय भी नहीं है। इसे लिखा है L and A is not only inconvenient but also unreliable। प्रॉपर वैल्यू आएगी नहीं, इसलिए सेल कांस्टेंट फिजिकली मेजर करेंगे नहीं। हम सेल कांस्टेंट फिजिकली फाइंड नहीं कर सकते। तो भी क्या करेंगे बच्चों? अगर आपको सेल कांस्टेंट फाइंड करना ही है तो एक काम करो, कोई KCl जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लीजिए, कोई KCl जैसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लीजिए। यहाँ पे ध्यान रखिए फॉर्मूला था
कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू जी स्टार, ये फॉर्मूला है ना। तो आप क्या करोगे, KCl जैसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिसकी कप्पा मतलब कंडक्टिविटी डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको पता होती है, बराबर। डिफरेंट साइंटिस्ट ने KCl जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे उनकी कंडक्टिविटी पहले से ही फाइंड करके रखी हुई है, बराबर। ओके, तो KCl जैसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लीजिए। फिर सपोज मैंने एग्जांपल ही देता हूं, सपोज मैंने 1 मोलर KCl लेगा, देखो यहाँ पे लिखा है ना मोल पर लीटर, मैंने 1 मोलर KCl लिया सॉल्यूशन। अच्छा, इस सॉल्यूशन का कप्पा आपको यहां से मिल जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, अंडरस्टूड। चलो कप्पा मिल गया, उसी 1 मोलर KCl सॉल्यूशन का विस्टन ब्रिज से एक्सपेरिमेंट करो तो आपको उसका रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो 1 मोलर KCl इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी आपको टेबल से मिल जाएगा, विस्टन ब्रिज से एक्सपेरिमेंट करो तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस पूरे कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट जिसको हम L/A कहते हैं वो बनेगा राधे किशन। देखो R ऊपर गया तो क्या मिलेगा, राधे किशन। तो R देगा विस्टन ब्रिज, K देगा टेक्स्ट बुक, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलने वाला है सेल कांस्टेंट। क्या मिलेगा, सेल कांस्टेंट मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको याद करा दूं, क्या याद करा दूं, देखो भाई हम तो किसके पीछे पड़े थे, एसिटिक एसिड के। उसके लिए क्या फाइंड करना था, कप्पा। उसका फॉर्मूला था 1/r इंटू जी स्टार। ओके, तो आपने सपोज 0.1 मोलर एसिडिक एसिड का सॉल्यूशन लिया था, उसकी कंडक्टिविटी फाइंड करनी थी। तो आपने क्या किया, विस्टन ब्रिज पे जाके उसका क्या फाइंड किया, रेजिस्टेंस फाइंड किया सबसे पहले। फिर जी स्टार फाइंड करने के लिए ट्राई किया, लेकिन बच्चों जी स्टार तो मिला नहीं, क्योंकि लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया फिजिकली मेजर नहीं कर सकते, वैल्यू परफेक्ट भी नहीं है और रिलायबल भी नहीं है। तो हमने क्या किया, KCl जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लिया जिसकी कप्पा आपको पता है, विस्टन ब्रिज आपको रेजिस्टेंस दे देगा, तो उस कंडक्टिविटी सेल उसके लिए सेल कांस्टेंट देगा KCl। और आपको बता दूं, एक बार अगर आपको कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट जी स्टार मिल गया, वो सभी सॉल्यूशंस के लिए कांस्टेंट होता है। तो पहले आपने KCl ऐड करके जी स्टार फाइंड किया, ठीक है, और उसकी वैल्यू यहाँ पे लेके आप कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन की फाइंड कर सकते हो, बराबर। तो ये पूरी मेथड है, उसे कहेंगे हाउ कैन वी फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट डिफाइनाइट टेम्परेचर। तो ये जो पूरी फिनोमिना है वो मैं आपको एक बार फिर से समझाऊं। बहुत सारी बातें यहाँ पे अलग अलग जगह पे की है, तो देखो अब आपको नीट एंड क्लियर समझ में आएगा। सपोज हमें 0.1 मोलर एसिडिक एसिड CH3COOH उसके लिए कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है कप्पा इज इक्वल टू गप्पा इंटू L/A। तो लिखेंगे कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का इनवर्स, L/A को कहेंगे सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल। ओके, चलो फर्स्ट स्टेप, भैया रेजिस्टेंस फाइंड कर लो ना। कैसे फाइंड करोगे, विस्टन ब्रिज से। तो आपको विस्टन ब्रिज से सबसे पहले मिलेगा एसिडिक एसिड के सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस, मिल गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपको क्या फाइंड करना है, सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट के लिए पहला हमारा प्रयत्न क्या था, L/A को ढूंढो। लेकिन किसी भी
कंडक्टिविटी सेल के लिए एल और ए की फिजिकली वैल्यू मेजर करना थोड़ा कन्वीनियंट भी नहीं है, रिलायबल भी नहीं है, मतलब विश्वसनीय नहीं है, वैल्यू में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए फिजिकली तो हम एल बाय ए नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन अगर हमें उसे फाइंड करना है तो एक नई मेथड आपको यूज करनी है। कौन सी मेथड समझाता हूं। हम लेंगे KCl का 1 मोलर सॉल्यूशन, हम लेंगे KCl का 1 मोलर सॉल्यूशन। ओके, KCl का 1 मोलर सॉल्यूशन हमने लिया तो उसके लिए कंडक्टिविटी तैयार मिलेगी 0.1113 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो इसका कप्पा आप जानते हो, तो KCl के लिए फॉर्मूला लिखेंगे कप्पा इज इक्वल टू गप्पा इंटू जी स्टार। अच्छा, आप जानते हो गप्पा को कहते हैं 1/r, कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इंटू जी स्टार। तो अगर मुझे जी स्टार फाइंड करना है तो आएगा R, सामने जाएगा राधे किशन। तो बच्चों हमें टेबल दे रहा है कप्पा, टेबल क्या दे रहा है, कप्पा। अगर व्हिस्टन ब्रिज के साथ जैसे एसिटिक एसिड का एक्सपेरिमेंट किया वैसा ही एक्सपेरिमेंट KCl का करूं तो मुझे KCl सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मिलेगा। तो बच्चों रेजिस्टेंस मिल गया R, फिर K आपको टेबल दे रहा है तो राधे किशन मिल गया, तो सेल कांस्टेंट मिलेगा। और केमिस्ट्री का रूल है कि कोई एक ही अगर कोई कंडक्टिविटी सेल है तो उस सेल में कोई भी सॉल्यूशन ऐड करो, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कोई भी NaOH, KOH, BOH ट्वाइस, लेकिन जी स्टार ऑलवेज कैसा रहता है, कांस्टेंट। तो हमें KCl का सॉल्यूशन क्यों लेना पड़ा, क्योंकि हमें जी स्टार चाहिए। जैसे ही जी स्टार मिलता है यहाँ पे रख दो। तो एसिटिक एसिड का रेजिस्टेंस कहाँ से आया, व्हिस्टन ब्रिज से। जी स्टार कहाँ से आया, KCl के एक्सपेरिमेंट से। और दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा कंडक्टिविटी, साइमन मीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में कंडक्टिविटी मिल जाती है। अंडरस्टूड। तो ये पूरी बात, ये पूरी की पूरी बात समझाने के लिए सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक बहुत डिफरेंट है, लेकिन अभी आप देखोगे टेक्स्ट बुक में तो लाइन टू लाइन आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने किया क्या है, बराबर। और आपको जान के आश्चर्य होगा क्या कि अभी तो ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि सिर्फ आप ऐसा कंडक्टिविटी सेल आया है कि जिसको सॉल्यूशन में सिर्फ डाला तो सीधा डिजिटल मीटर में दिखा देता है उसकी कंडक्टिविटी कितनी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। इट इज डिजिटल कंडक्टोमीटर, उसको ऐसा भी बोलते हैं, डिजिटल कंडक्टोमीटर और डिजिटल कंडक्टिविटी सेल। अंडरस्टूड। तो ये है हाउ कैन वी फाइंड कंडक्टेंस ऑफ एनी आयनिक सॉल्यूशन।